Let's start today's class with the revision of our chapter combustion and flame. तो इस चैप्टर का रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से एक बार इस चैप्टर का ओवरव्यू या समरी जो है आपके दिमाग में फीड हो जाए। ओके, तो कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर को शुरुआत करने से पहले, इसके रिवीजन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम ये जानना की कोशिश करते हैं कि कंबशन का मतलब क्या होता है। कंबशन मतलब होता है किसी भी चीज़ का जलना। ठीक है, किसी भी चीज़ के जलने को कंबशन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से अगर कोई भी चीज़ जले तो उसको क्या बोलते हैं, कंबशन। और फ्लेम क्या होती है, फ्लेम मतलब होती है लपट या आग। ठीक है, तो कंबशन एंड फ्लेम अगर देखा जाए तो कंबशन का मतलब होता है जलना और फ्लेम का मतलब होता है लपट या आग। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने ये देखा था कि कंबशन का मतलब क्या होता है। तो कंबशन मतलब सीधी सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन की मदद से अगर कोई भी चीज़ जलती है तो वो क्या कहलाता है, कंबशन कहलाता है। ठीक है, और जिस भी चीज़ में आग लगती है वो चीज़ कहलाती है फ्यूल। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सॉरी, अगर आपने किसी लकड़ी में आग लगाने की कोशिश की और वो लकड़ी जलने लग गई तो मैं ये बोलूँगा कि वुड का यानी लकड़ी का कंबशन हो रहा है। ठीक है, लकड़ी का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। लेकिन इस कंबशन में फ्यूल क्या है, फ्यूल है लकड़ी। ओके, फ्यूल क्या है, लकड़ी। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि कहीं पर मैंने पेट्रोल डाल के जलाया, ठीक है, तो सपोज़ मैं किसी किसी भी आर्टिकल को, पेपर हो या फिर कोई प्लास्टिक का कुछ हो, तो उस पे मैंने पेट्रोल डाल के जलाया। ठीक है, या कोई कचड़ा हो उस पे मैंने पेट्रोल डाल के जलाया, तो यहाँ पर कंबशन किस चीज़ का हो रहा है, कंबशन हो रहा है पेट्रोल का। ठीक है, और उस कचड़े का। और फ्यूल क्या है, यहाँ पर फ्यूल है पेट्रोल। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कंबशन और फ्यूल में क्या अंतर होता है। ओके, फिर एक्टिविटीज़ हैं, तो फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि कुछ चीज़ें हमको कलेक्ट करनी है घर पे और उनको जला कर देखना है वो कंबस्टेबल हैं या नॉन कंबस्टेबल हैं। जैसे पहला मटेरियल हमने लिया वुड यानी लकड़ी, बिल्कुल कंबस्टेबल है। पेपर ये भी कंबस्टेबल है। आयरन नील्स ये कंबस्टेबल नहीं है, ये नॉन कंबस्टेबल है। ठीक है, ये आयरन नील यानी लोहे की कीलियों को आप जला नहीं सकते। ओके, केरोसिन ऑयल ये कंबस्टेबल है। स्टोन पीस यानी पत्थर का टुकड़ा जो है ये भी कंबस्टेबल है। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यानी जिससे पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ये भी एक तरह का देखा जाए तो ये भी कंबस्टेबल ही होता है। चारकोल भी कंबस्टेबल है। अब स्टोन पीस की मैंने बात की थी, ये नॉन कंबस्टेबल है, पत्थर को आप जला नहीं सकते। ठीक है, मैच स्टिक यानी माचिस की तीलियाँ या कढ़ाइयाँ ये भी कंबस्टेबल है। ग्लास नॉन कंबस्टेबल है। ओके, फिर हमने अगली एक्टिविटी में कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट देखा था। इसमें हमने क्या किया था कि कैंडल को एक बार हमने नीचे बेस बना करके थोड़ा हाइट में रखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो दो लंबी लंबी पट्टियाँ हैं लकड़ी की और उसके ऊपर एक कांच का चिमनी टाइप का रखा हुआ है, ऊपर नीचे से दोनों जगह से खुला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे से एयर आएगी और वो कैंडल को जलाए रखने में मदद करेगी। कैसे जलाए रखने में मदद करेगी, क्योंकि जो एयर आ रही है उसमें मौजूद होती है ऑक्सीजन। और किसी भी चीज़ को जलाने के लिए यानी कंबशन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है। ओके, सेकंड केस में आप देख सकते हैं वो जो लकड़ियाँ थी वो रिमूव कर दी गई हैं और ये जो चिमनी है ये नीचे ज़मीन पर रख गई। ठीक है, तो जो आने वाला ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन कट ऑफ हो गया, तो उससे जो मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी और सिर्फ धुआं निकलेगा उससे। ठीक है, मोमबत्ती बुझ जाएगी और सिर्फ धुआं निकलेगा। ठीक है, और तीसरा है जो मोमबत्ती है, तीसरे तीसरे वाले जो उस पर रखी हुई है, तो ये मोमबत्ती, इसमें ना ऑक्सीजन कहीं से भी नहीं जा रही, ना ऊपर से जा रही ना नीचे से जा रही। ऊपर से क्योंकि ये ढका हुआ है ग्लास से, ठीक है, तो इसमें देखेंगे ना कोई धुआं निकलेगा ना कुछ निकलेगा, एकदम बुझ ही जाएगी ये। ठीक है, ये जल ही नहीं सकती थर्ड केस में। ओके, तो ये तीनों केस थे। तो इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है
कंबस्शन करने के लिए। ओके, फिर हमने एक्टिविटी 6.3 में क्या देखा था, एक जलते हुए कोयले के टुकड़े को या फिर लकड़ी के टुकड़े को आप तवे में रख दीजिए और उसको ग्लास जार से ढक दीजिए। थोड़ी देर बाद वो जलता हुआ टुकड़ा जो है वो बुझ जाएगा। ओके, और एक और बात मैं आपको बता दूं, जब किसी इंसान के कपड़ों में आग लगती है तो उसको ब्लैंकेट लपेट देना चाहिए ताकि जो ऑक्सीजन का कनेक्शन है वो टूट जाए। ठीक है, ऑक्सीजन का कनेक्शन टूट जाएगा तो आग जो है वो बुझ जाएगी। ठीक है, तो आग को बुझाने के लिए सिर्फ एक काम करना पड़ता है, ऑक्सीजन का कनेक्शन ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है, तो कई जगह आपने देखा होगा, जैसे कई जहाँ पर भी आग लग जाती है, बिल्डिंग वगैरह हो गई, शॉप्स वगैरह हो गई, तो पानी डाला जाता है। ठीक है, पानी क्या करता है, पानी सबसे पहली बात तो उस चीज़ का जिस पे आग लगी हुई है, जिस चीज़ पे आग लगी हुई है उस चीज़ का पानी टेम्परेचर कम कर देता है। ठीक है, फिर पानी क्या करता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कट ऑफ कर देता है। पानी ऑक्सीजन को कट कर देता है उस जगह से, ठीक है, जहाँ पर पानी पड़ता है। ओके, बट कई बार क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि कोई अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आग लगी, यानी कोई बिजली वाली स्विच बोर्ड वगैरह या कोई ऐसे अप्लायंस जिस जो बिजली से चलता है उस पर आग लगी, तो उस आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए। क्यों नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो उससे करंट जो है वो फैल सकता है। ठीक है, आपको खुद करंट लग सकता है उस पानी से, क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उस पानी से आपको भी करंट लग सकता है। तो इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जब आग लगे तो उसको पानी से नहीं बुझाना चाहिए। उसके लिए या तो फिर बालू या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके लिए। तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत ही तेज़ी से जाती है तो वो ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देती है उस जगह से जहाँ पर आग लगी हुई है। तो जैसे ही ऑक्सीजन कट ऑफ होती है, जो आग है वो वापस से क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ओके, फिर हमने फॉरेस्ट फायर के बारे में पढ़ा था कि कैसे बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो घासें आपस में रगड़ के जब रगड़ खाती हैं तो उससे फ्रिक्शन के कारण आग लग जाती है जंगलों में। और ये आग बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग होती है। डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होती है, बहुत सारे जानवरों को मार देती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी इसी साल फॉरेस्ट फायर लगी थी तो कितने लाखों जानवर जो हैं वो ख़त्म हो गए थे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर वो कम से कम टेम्परेचर है जिस पे आग लग सकती है कोई भी चीज़ में। जैसे आपको जलाने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ को जलाने के लिए अलग अलग टेम्परेचर देना पड़ता है। जैसे आपको पेपर जलाना है तो हो सकता है 80-90 डिग्री में वो जल जाए। वाटर को बॉईल करना है तो 100 डिग्री में बॉईल होता है। लकड़ी को जलाना है तो हो सकता है 150 डिग्री टेम्परेचर ले। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ों का जो जलने का टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें किसी भी चीज़ को जलाया जा सके। जैसे मैं पेपर का एग्जांपल मैंने लिया था कि कागज़ को जलाने के लिए अगर आप 50 डिग्री टेम्परेचर देते हैं तो नहीं जलेगा, 60 डिग्री देते हैं नहीं जलेगा, 70 डिग्री देते हैं नहीं जलेगा, 80 डिग्री देते हैं फिर भी नहीं जलेगा। बट 90 डिग्री जैसे ही आप टेम्परेचर देते हैं तुरंत वो जलने लग जाता है। तो सबसे कम टेम्परेचर कौन सा हुआ जिस पे वो जलने लग गया, 80 डिग्री, 70 डिग्री? नहीं, 80-70 डिग्री में तो जल ही नहीं रहा था। वो सबसे कम टेम्परेचर है 90 डिग्री जिस पे वो जल रहा था। आप उसको 100 डिग्री देंगे तो भी जलेगा और तेज़ी से जलेगा, 150 डिग्री देंगे और तेज़ी से जलेगा, 200 डिग्री में तो तुरंत ही जल जाएगा। बट वो कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें, ऐसा कम से कम टेम्परेचर कौन सा है जिसमें वो जलने चालू हो जाए, तो वो टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर। तो अलग अलग चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे कपड़े को जलाने के लिए अगर 150 डिग्री टेम्परेचर देना पड़े तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर है, मतलब 140 डिग्री में कपड़ा नहीं जलेगा। लकड़ी को जलाने के लिए अगर 200 डिग्री देना पड़े तो 190 डिग्री में लकड़ी नहीं जलेगी, 200 में ही जलेगी। तो जो 200 डिग्री टेम्परेचर है वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें कोई भी चीज़ जलना चालू हो जाए वो कहलाता है इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि कैसे मैच बॉक्स यानी माचिस की जो डिब्बी है या माचिस की जो कढ़ाई है उसका इन्वेंशन कैसे हुआ था। तो ये लगभग 5000 साल पहले इन्वेंशन हो गया था। जो पाइन वुड होता है, पाइन वुड मतलब एक पहाड़ों में एक तरह का
पेड़ होता है जिसको पाइन वुड बोलते हैं, ठीक है। तो पाइन वुड जो होता है, पाइन वुड से मैच स्टिक यानी माचिस की तीलियाँ बनती है, माचिस की कढ़ाइयाँ बनती, ठीक है। तो जो आजकल की सेफ्टी मैच स्टिक है वो लगभग, जो आज हम यूज़ करते हैं अपने घर में, वो लगभग 100 साल पहले बनी थी, ठीक है। लेकिन उसका आइडिया हमें 5,000 साल पहले मिल गया था, ठीक है। तो आजकल जो माचिस की तीलियाँ बनाई जाती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड साथ में वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। तो क्या क्या? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और वाइट फॉस्फोरस कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिला करके एक इनका पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। किस किस चीज़ का? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस। तो इन तीनों का पेस्ट तैयार कर लिया जाता है और लकड़ी के एक लंबे से छोटे टुकड़े में जो माचिस की तीली होती है उसके आगे उस पेस्ट को लपेट दिया जाता है, ठीक है। तो वो बन जाती है माचिस की तीली, ठीक है। जब इसको रफ सरफेस के अगेंस्ट रब कराया जाता है या फ्रिक्शन कराया जाता है तो ये माचिस की तीली जल जाती है, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस बहुत ही पॉइजनस होने के कारण आजकल की जो माचिस की तीलियाँ आती हैं उनमें वाइट फॉस्फोरस हटा दिया गया है, ठीक है। तो आजकल जो है वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट ही यूज़ होता है, ठीक है। और जिस चीज़ में रब करते हैं वो रेड फॉस्फोरस होता है, तो रेड फॉस्फोरस थोड़ा सा कम डेंजरस होता है, ओके। अब एक्टिविटी 6.4 देखते हैं हम। इस पे क्या है? 2 पेपर कप लेने हैं, फोल्ड करके ऐसे कोन जैसा बना लेना है। एक पेपर कप में पानी भर लेना है 50 ml लगभग, और उसको मोमबत्ती की आग में रखना है। तो आप क्या देखेंगे कि जो सॉरी, जो पेपर कप्स हैं उसमें से जो बी वाला पेपर कप है, मतलब जो राइट साइड वाला है जिस पे पानी नहीं भरा है, वो जलना चालू हो जाएगा। बट जो जिस पे पानी भरा है वो जलना चालू नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो उबलना चालू हो जाएगा, ओके। तो ये था एक्सपेरिमेंट, ये बताने के लिए कि कैसे पानी को उबाला जा सकता है पेपर से भी, ओके। ये देखिए यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड वाला आग बुझा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड वाला कैसे आग बुझा रहा है, तो ये पानी का यूज़ कर रहा है आग बुझाने के लिए, ठीक है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम आग को कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहला तो आपको पता ही है, पानी से रोक सकते हैं, ठीक है। दूसरा, बालू से रोक सकते हैं, ठीक है। बट अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, यानी कोई बिजली का उपकरण हो जहाँ पर आग लगी हो, तो उसको रोकने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले एक फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? उस आग को रोक लेता है जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लगी हुई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भरी होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब हाई प्रेशर के साथ निकलती है बाहर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है। और ऑक्सीजन का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन का मेन काम होता है, ऑक्सीजन का मेन काम होता है कि आग को जलाने में मदद करना, ठीक है। आग को जलाने में मदद कौन करता है? ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग जलेगी ही नहीं, ओके। तो हमने ये जाना कि आग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है पानी डाल के, दूसरा है रेत वगैरह डाल के, ठीक है। किसी इंसान के कपड़ों में लग गई तो कंबल वगैरह लपेट के। और सबसे लास्ट में जो तरीका काम आता है, अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लग गई है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका यूज़ करके, ओके। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की सप्लाई को ख़त्म कर देता है, ओके। तो ये है एक्सटिंग्विशर। ये आप देख सकते हैं स्कूल वगैरह में भी लगा रहता है, ये कहलाता है फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, ठीक है। और ये आग बुझाने का ही काम करता है, ओके। अब देखते हैं कंबशन कितने तरह का होता है, ठीक है। तो कंबशन मतलब तो आपको पता है क्या होता है। कंबशन मतलब होता है ऑक्सीजन की मदद से किसी भी चीज़ का जलना, वो कहलाता है कंबशन, ठीक है। तो कंबशन भी 2 तरह का होता है, रैपिड कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है? रैपिड मतलब क्या होता है? जब कोई गैस जलाई जाती तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती,
जब कोई गैस जलाई जाती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट और लाइट। इस कंबशन को बोलते हैं रैपिड कंबशन। जब आप गैस स्टोव जलाते हो तो वो कंबशन कहलाता है रैपिड कंबशन। ठीक है। फिर अगला है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, जब कोई मटेरियल बहुत ही तेज़ी से फट के जले, जैसे पटाखे होते हैं, तो वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, तो वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके, तो स्पॉन्टेनियस कंबशन कोल डस्ट का होता है। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा विनाशकारी आग वगैरह लग जाती है कोल माइंस में। ठीक है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर होती हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली फॉरेस्ट फायर होती हैं। ठीक है, जब बिजली वगैरह गिरती है जंगलों में तो जो सूखी घासें, सूखे पेड़ वगैरह रहते हैं उनमें आग लग जाती है, तो वो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही होती है एक तरह की। ओके। कभी कभी लोगों की लापरवाही से कोई जलती हुई चीज़ छोड़ दिए, कोई भी कैंपिंग वगैरह अगर करने गए तो आधी आग लगी हुई छोड़ दिए, उससे भी जंगलों में आग वगैरह लग जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी कैंपिंग वगैरह करने जाएं तो जहाँ पर भी जंगल में आग वगैरह लगाएं तो उसको प्रॉपरली बुझा दें पहले। ओके। अब एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, आपने पटाखों को फूटते हुए देखा होगा, वो कहलाता है एक्सप्लोजन। तो जब किसी चीज़ को फूटने के बाद बहुत सारी हीट, लाइट और आवाज़ निकले तो वो कहलाता है एक्सप्लोजन। ठीक है। तो वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। हमें जो फायर वर्क्स यानी जो क्या बोलते हैं, पटाखे हम जलाते हैं दिवाली वगैरह में, तो वो जो फूटते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी हीट निकलती है, बहुत सारी लाइट निकलती है और बहुत सारी आवाज़ होती है। तो जब ये तीनों किसी चीज़ से मिलने लगे तो वो कहलाता है एक्सप्लोजन। ठीक है। तो एक्सप्लोजन में कुछ गैसेस भी इवॉल्व होती हैं। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन क्रैकर। अगर प्रेशर लगा दिया जाए क्रैकर में तो भी एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं फ्लेम क्या होता है। ठीक है, फ्लेम मतलब होती है लपट। ये आप जो राइट साइड में एक लैंटर्न देख रहे होंगे, फिर एक कैंडल, फिर एक बंसन बर्नर, तीनों में जो जल रही है वो कहलाती है फ्लेम। ओके। तो एक एलपीजी को फ्लेम को देखिए, ये देखिए, ये एलपीजी मतलब घर पे जो गैस होती है उसकी फ्लेम ब्लू कलर से जलती है। ओके। एक कैंडल की फ्लेम येलो कलर से जलती। ठीक है, तो अलग अलग फ्लेम जो है वो अलग अलग कलर से जलती। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास सेवेंथ। आपने मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था क्लास सेवेंथ में, उसको रिकॉल करिए कि कैसे मैग्नीशियम रिबन जो था वो बहुत सारा हीट और लाइट के साथ जो है वो जल रहा था। ओके। अब ये देख लेते हैं मटेरियल्स दिए हुए हैं जिसमें फ्लेम निकलती है। ठीक है, तो इनमें से आधे कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें फ्लेम निकलती है, कुछ में नहीं निकलती। जैसे कैंडल में फ्लेम निकलती है, मैग्नीशियम रिबन में फ्लेम निकलती, कैम्फर में भी निकलती, केरोसिन स्टोव में निकलती है और चारकोल में नहीं निकलती। तो मैग्नीशियम रिबन में भी एक तरह से देखा जाए तो फ्लेम जो है वो नहीं निकलती, ढेर सारी हीट और लाइट निकलती है लेकिन कोई फ्लेम नहीं होती। तो फ्लेम मेनली तीन ही चीज़ों में होती है, कैंडल, कैम्फर और केरोसिन स्टोव में। ओके। अब फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इस एक्सपेरिमेंट में यानी 6.5 एक्टिविटी में ये बताया गया है कि एक लंबी सी ग्लास ट्यूब ले लेते हैं दोनों जगह से जो खुली हुई हो। तो एक मोमबत्ती के ऊपर जब उस ग्लास ट्यूब को रखा जाता है एक हिस्से को, तो दूसरे हिस्से में अगर कोई माचिस की तीली या फिर कोई ऐसी चीज़ लाई जाए तो वो जलना चालू हो जाती है। ठीक है, और जो वैक्स है वो भी पिघलने लग जाता है कैंडल का। ठीक है। अब कैंडल फ्लेम का जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट है वहाँ पर ये दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि जो कॉपर वायर है यानी तांबे का तार, उसको कैंडल के नॉन ल्यूमिनस पार्ट में रखा गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो वो कॉपर वायर कौन से कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया। अब नॉन ल्यूमिनस पार्ट क्या होता है, ये देखिए आप देख सकते हैं, सॉरी, जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है वो कहलाता है नॉन ल्यूमिनस पार्ट। ये सबसे गर्म होता है कैंडल में। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है कैंडल में। और कैंडल जो है उसका सबसे गर्म हिस्सा भी एक तरह से देखा जाए तो यही होता है। ओके, कौन सा, हॉटेस्ट पार्ट जहाँ पर लिखा हुआ है वो नॉन ल्यूमिनस जोन कहलाता है, आउटर जोन भी उसको बोलते हैं। ठीक है। अब हम
ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूल क्या होता है। फ्यूल ऐसी कोई भी चीज़ है जिसको जलने पर एनर्जी निकले, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके जलने पर एनर्जी निकले वो कहलाता है फ्यूल, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके जलने पर एनर्जी निकले वो कहलाता है क्या, फ्यूल, ओके। जैसे वुड यानी लकड़ी एक फ्यूल है, चारकोल एक फ्यूल है, पेट्रोल एक फ्यूल है, केरोसिन एक फ्यूल है, ठीक है। तो ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, फ्यूल कहलाते हैं। एक अच्छा फ्यूल क्या होता है, जो तुरंत मिल जाए, जो सस्ता हो, जो आसानी से जल जाए, ठीक है। ये एक अच्छे फ्यूल की पहचान है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा हीट दे, ठीक है, और किसी भी तरह का अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जो है वो ना छोड़े, तो ये एक अच्छे फ्यूल की पहचान है, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जो आइडियल फ्यूल हो, मतलब पूरी तरह से कोई भी फ्यूल एनर्जी नहीं देता है, ठीक है। आप यहाँ पर ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सोनार है। सोनार मतलब गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, जो सोने का काम करते हैं, ठीक है, सोने चांदी के आभूषण वगैरह बनाते हैं। तो एक पाइप की मदद से जो फ्लेम होती है, फ्लेम यानी आग, उसका जो ल्यूमिनस जोन है उसकी मदद से ये सोने वगैरह को पिघलाते हैं, ठीक है। इस पाइप की मदद से ये सोने वगैरह को पिघलाते हैं, ओके। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है, फ्यूल एफिशिएंसी वो होती है कि फ्यूल के जलने पर कितनी हीट और लाइट या कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही। तो फ्यूल के जलने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है वो कहलाती है फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। तो अगर आप पानी को उबालने के लिए फ्यूल एफिशिएंसी देखने का एक तरीका ये है कि आप एक भगोने में पानी को उबालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले काऊ डंग यानी कंडा जो होता है, ठीक है, या उपला जिसको बोलते हैं, तो उस काऊ डंग को जला करके पानी गर्म करने की कोशिश करिए। फिर कोयला जला करके गर्म करने की कोशिश करिए। फिर एलपीजी जला करके गर्म करने की कोशिश करिए। तो आप ये पाएंगे कि एलपीजी में सबसे जल्दी पानी गर्म हो जाता है, ओके। क्योंकि उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है यानी उससे मिलने वाली एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अमाउंट ऑफ हीट निकलती है 1 किलो फ्यूल के जलने से, अब 1 किलो वो कोयला भी हो सकता है, 1 किलो एलपीजी भी हो सकती है, 1 किलो पेट्रोल भी हो सकता है, 1 किलो डीजल भी हो सकता है। तो 1 किलो सब्सटेंस या 1 किलो फ्यूल के जलने से जो एनर्जी मिलती है वो कहलाती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी, ठीक है। क्या होती है, किलो जूल पर केजी। अब ये देखिए, ये अलग अलग चीज़ों की कैलोरीफिक वैल्यू लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं उपला या जो कंडा होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 6,000 से 8,000 है, ठीक है। वुड जो होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 17,000 से 22,000 है। कोल की थोड़ा और ज़्यादा है, 25,000 से 33,000 तक। वो कोल की वैरायटी पे डिपेंड करता है कि पीट है कि बिटुमिनस है कि एंथ्रासाइट है, किस तरह का कोल है, ओके। अब पेट्रोल की 45,000 है, केरोसिन की भी 45,000 है, डीजल की भी 45,000 है। इन तीनों से ज़्यादा है मीथेन की 50,000। फिर लगभग मीथेन और सीएनजी की बराबर है, सीएनजी की भी 50,000 ही है। एलपीजी की 55,000 है, बायोगैस की 35 से 40,000 है, हाइड्रोजन की 1.5 लाख है। मतलब 1.5 लाख जो है वो हाइड्रोजन की जलने की कैपेसिटी है। मतलब वो 1.5 लाख किलो जूल पर केजी एनर्जी देता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इन सबसे 3-4 गुना ज़्यादा। तो हाइड्रोजन कितनी ज़्यादा एनर्जी देने वाली जो है वो फ्यूल है, ओके। तो हम देख जानने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड ढेर सारी हो जाती है एनवायरनमेंट में। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो जाती है, जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, या कोई भी चीज़ जहाँ पर जलती है तो उससे प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, वो हीट एनर्जी को एनवायरनमेंट में ऊपर जाने नहीं देती, वो हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेती, ठीक है। ट्रैप मतलब पकड़ लेती। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेती। तो उसी ट्रैपिंग से क्या होता है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट यानी पूरा का पूरा वातावरण गर्म होने लगता है, ठीक है। और एक बार पूरा वातावरण गर्म हो गया तो वो कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग,
जब पूरे कॉन्टिनेंट्स वगैरह इतना ज़्यादा पोल्यूशन करें, इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें कि उनकी जो आसपास का एरिया है वहाँ पूरा गर्मी सी फील हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हीट ट्रैप करके रखे, तो वो कहलाती ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? टेम्परेचर का बढ़ना। ठीक है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का बढ़ना। इससे क्या होता है? दिस रिजल्ट्स एमंग अदर थिंग इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। इससे क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का, तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। जैसे जो पोल्स वगैरह हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब साउथ पोल में अंटार्कटिका है, नॉर्थ पोल में आर्कटिक सर्कल है। तो जो आर्कटिक सर्कल है रशिया वाला एरिया है और नीचे अंटार्कटिका वाला एरिया है, तो इस एरिया में जमी हुई बर्फ़ के जो पहाड़ हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, उनको ग्लेशियर बोलते हैं। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होती है पूरी दुनिया में, तो ये जो पहाड़ हैं बर्फ़ के, ये पिघलते हैं। जब ये पहाड़ पिघलते हैं तो ये पानी बन जाते हैं, ये बर्फ़ के पहाड़ पिघल के पानी बन जाते हैं। तो समुद्र का जो पानी का लेवल है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है। तो समुद्र के पानी के लेवल के बढ़ने के कारण बाढ़ आती है बहुत जगह। ठीक है। तो बाढ़ वगैरह आने का यही रीज़न होता है मेनली। ठीक है। अब एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन वो रेन है, मतलब जब किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ अपना धुआं रिलीज़ करें, बहुत सारा बहुत सारे व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ वगैरह जो हैं वो अपना धुआं रिलीज़ करें, तो उस धुएं से जो गाड़ियाँ रिलीज़ करती हैं उससे निकलती है सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो तीन गैसेस हैं, ये जब ऊपर आसमान में जा कर के बादल बना लेती हैं, तो ये इकट्ठी होती जाती हैं, बादल बनाती जाती हैं। जब वो बादल कंडेंस होता है यानी ठंडा होता है, तो वो पानी को ट्रैप करता है। जब उसमें पानी भर जाता है, तो जैसे ही पानी और ये गैसेस मिलती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड बना लेती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड बना लेती है, और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो सल्फरिक एसिड बना लेती है। तो ये तीनों एसिड बादल में बन जाते हैं। जब वो बादल भारी हो जाता है, जब उसमें बहुत सारा ये पानी और एसिड जमा हो जाता है, तो वो रेन यानी बारिश के फॉर्म में बरसता है। जब वो बारिश के फॉर्म में बरसता है, तो वो जब किसी एनिमल या किसी ह्यूमन बीइंग के बॉडी पे गिरता है, तो ह्यूमन बॉडी को, उसकी स्किन को ख़राब कर देता है। तो वही कहलाता है एसिड रेन। आपने देखा होगा जो ताजमहल वगैरह है, पहले बहुत सफ़ेद था, अब वो धीरे धीरे पेल होता जा रहा है, यानी पीला पीला हल्का सा होता जा रहा है। ओके, अजीब सा कलर हो गया, उसका डल हो गया है। तो वो डल जो कलर हो गया है वो एसिड रेन की वजह से ही हुआ है, क्योंकि आसपास के जो दिल्ली का एरिया है वहाँ पर इतना पॉल्यूशन होता है कि यही एसिड रेन के कारण ये बिल्डिंग्स जो हैं, ये मॉन्यूमेंट्स जो हैं, ये बर्बाद हो रहे हैं। ओके, तो चलिए यही सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो एक बार ये देख लेते हैं शॉर्ट में जो लिखा हुआ है कि हमने क्या क्या पढ़ा। द सब्सटेंस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल। जो हवा में ऑक्सीजन की मदद से जल जाएं वो सब्सटेंस कहलाते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है कंबस्शन के लिए। ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर कंबस्शन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। कंबस्शन के प्रोसेस के टाइम पे हीट और लाइट जो है वो दी जाती। इग्निशन टेम्परेचर इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर। इग्निशन टेम्परेचर वो कम से कम टेम्परेचर है, वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है उस पर आग लग सकती है। ठीक है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? जो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। जैसे आप कभी पेट्रोल वगैरह का टैंकर देखिएगा, उसमें लिखा रहता है वार्निंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल मतलब वो बहुत ही थोड़ी सी हीट देंगे आप तो आग लग जाएगी। ठीक है। तो इनफ्लेमेबल मतलब बहुत जल्दी जिस पे आग लग जाए। ठीक है। फायर और कंट्रोल की जाती है एक या कई ज़्यादा तरीक़ों से। ठीक है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। एक या एक से ज़्यादा तरीक़ों से। वाटर इज़ कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर्स। पानी का यूज़ किया जाता है फायर को कंट्रोल करने में। वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑयल्स। वाटर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है कंट्रोल करने के लिए ऐसी फायर
जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या फिर तेल में आग लगी हो, मतलब अगर कोई पेट्रोल डीजल वगैरह में आग लगी है तो पानी काम नहीं आएगा। ओके, क्योंकि पानी जो है उसके ऊपर तेल तैरने लगेगा और उस तैरते हुए तेल में आग लगी ही रहेगी। ओके, तो ये क्लियर है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और ऑयल्स में आग जो है वो नहीं बुझाई जा सकती किससे, पानी से। ओके, इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंबशन सच एज रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। तो रैपिड कंबशन आपने देखा है, जो गैस वगैरह हम जलाते हैं घर पे स्टोव में, वो रैपिड कंबशन है। स्पॉन्टेनियस कंबशन मतलब पटाखों का जलना, एक्सप्लोजन मतलब भी होता है पटाखों का जलना। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन और चीज़ों में भी आपको देखने मिलता है, जैसे पेट्रोल वगैरह जब जलता है तो वो भी स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। ठीक है, फ्लेम के 3 जोन होते हैं, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन। तो डार्क जोन क्या होता है? डार्क जोन वो होता है जो जस्ट विक के पास होता है, विक मतलब बत्ती के पास। फिर ल्यूमिनस जोन विक के ऊपर होता है, और नॉन ल्यूमिनस जोन बाहर वाला जोन होता है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। एन आइडियल फ्यूल इज़ चीप, रेडिली अवेलेबल, हाईली कंबस्टिबल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। एक आइडियल फ्यूल क्या होता है? जो कि सस्ता हो, आसानी से मिल जाए, आसानी से जल जाए और ट्रांसपोर्ट करने में ईजी हो, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो। ठीक है, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस गैसेज और रेसिड्यूज दैट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। ये गैसेज और दूसरी चीज़ें ना बनाए जो एनवायरनमेंट को पल्यूट कर सकती हैं। फ्यूल्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं उनकी एफिशिएंसी और कॉस्ट में। ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो कैलोरीफिक वैल्यू के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, और ये होता है किलो जूल पर केजी। ठीक है, अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर आर डेंजरस पोल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो अनबर्नड यानी बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक पॉल्यूटेंट का काम करते हैं, जो कि सांस लेने की समस्याओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अनबर्न जो कार्बन पार्टिकल होते हैं वो इंसानों को सांस लेने की बीमारी, सांस संबंधी बीमारी जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कोई भी फ्यूल आधा जला है या कंप्लीट कंबस्शन नहीं हुआ है उसका, तो वो कौन सी गैस देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हैज़ बीन लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बढ़ रही है धीरे धीरे, तो वो उसके कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस द बर्निंग ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोल कॉज एसिड रेन। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर के, नाइट्रोजन के, ठीक है, ये बर्निंग, कोल कोल के बर्न करने में, डीजल के बर्न करने में और पेट्रोल के बर्न करने के कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये देते हैं एसिड रेन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्रॉप्स, बिल्डिंग्स और सॉइल्स के लिए। ओके, तो ये जो एसिड रेन बरसती है उससे फसलें ख़राब हो जाती हैं, बिल्डिंग्स ख़राब हो जाती हैं, मिट्टी ख़राब हो जाती है। ओके, क्योंकि कोल डीजल और पेट्रोल के जलने से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं बहुत ही हार्मफुल होती हैं। वो सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब ऊपर जाके यानी बादल बना के एसिड रेन के फॉर्म में नीचे गिरती हैं, और उससे फसलों का भी नुकसान होता है, बिल्डिंग्स का भी नुकसान होता है और मिट्टी भी ख़राब होती है। सो गाइज़, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। आप लोग बार बार इस चैप्टर को रीड करिएगा, ताकि एक आपका जो भी डाउट आए वो मेरे से पूछिएगा, और ये चैप्टर को बार बार रीड करिएगा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, थैंक यू सो मच।